वो जानते होंगे कि गुजरात में एक गांव है भाबर। आप गूगल पे भी सर्च करोगे ना तो उसका नाम ही है कि गैम्बलिंग सिटी ऑफ इंडिया। तो अब बच्चा अपनी माँ के पेट से ही लोग बोलते हैं कि जुआ सीख के आता है, वहाँ का पानी ऐसा है। तो वहाँ पे तो मतलब दिन में फ्री बैठे होते हैं तो चप्पल उछाल लेते हैं, या मान लो कि 3 दोस्त खड़े हैं कि भाई अभी जो गली में से गाड़ी गुजरेगी वो वाइट होगी या ब्लैक होगी। यहाँ तक कि कोई प्रेग्नेंट औरत निकलती है तो वो बोल देते हैं भाई 1 महीने बाद ये माँ बनने वाली है, बोल इसका लड़का होगा कि लड़की होगी, इसका ये भाव है। ऐसी चीजों जी पे। बिल्कुल बिल्कुल। और उस जमाने में कितना भाव लगता था इस चीज पे, कितना मतलब कि यार वो एक तरह से 2 दोस्त है, बोलेगा चल भाई तू लगा ले 10,000 रुपये, इसको लड़का ही होगा, बोले चल लग गई नहीं लड़की होगी। तो ये रियलिटी है, ये मैं कोई चीज़ हवा में नहीं बोल रहा हूँ, इवन आप इसको कंफर्म कर सकते हो गुजरात में किसी भी लोगों से। तो ये छोटे जैसे यंगस्टर हो गए उस गांव के, वही कर रहे हैं, बूढ़े भी कर रहे हैं? अरे उस गांव में यंगस्टर हो गए, बूढ़े हो गए, औरतें हो गई, सब होता है। अच्छा। इवन आप देखो गुजरात में क्या है, जैसे नॉर्थ इंडिया में दिवाली में लोग पत्ते खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, ठीक है। गुजरात में क्या होता है, हमारे यहाँ सावन कल्चर होता है कि जो श्रावण मास भगवान शंकर का होता है ना, लोग उसमें पूजा ज़्यादा करते हैं। हमारे यहाँ पूजा का तो कम होता है, पूजा भी करते हैं लोग, लेकिन जुआरी लोग 30 दिन जुआ खेलते हैं। इवन जो मतलब नहीं भी खेलता ना, वो 2 दिन तो खेलता है, सातम आठम जन्माष्टमी और उसके 1 दिन पहले शीतला सातम होती है, उस दिन उसने खेलना ही खेलना है। मतलब औरतें, बूढ़े, बच्चे, बुढ़ी, 70 साल की औरत भी खेल रही है। ऐसा क्यों? मैं भी अपनी लाइफ का पहला पत्ता ये बता दूं सावन में ही खेला था। अच्छा। और मैंने देखा था सडनली, आधी रात को मैं सो रहा था, खैर मैंने ये सीन अपनी वेब सीरीज के लिए बचा के रखा था, लेकिन आधी रात को मेरी नींद खुलती है तो मेरे मम्मी पापा चाचा चाची वो सब पत्ते खेल रहे थे, कुछ कॉइन्स, 50 पैसे के कॉइन, 25 पैसे के कॉइन्स। बोला ये लोग क्या कर रहे हैं? तो मैंने जैसे आपको बताया कि मुझे बचपन से ही पैसे लेन देन वाली चीज़ अच्छी लगती थी, तो मैं बोला ये लोग क्या कर रहे हो आप लोग? तो बोले श्रावण महीना है, सातम आठम है, मतलब कि जन्माष्टमी है, तो ये शगुन होता है, हम लोग जुआ खेल रहे हैं। मैं बोला अच्छा ये क्या क्या होता है? तो सबने 50-50 पैसे डाले, फिर पत्ते उठाए। मुझे तो खैर तब पत्ते पता ही नहीं थे कैसे खेलते हैं, तो कोई एक जीता, उसने सारे पैसे ले लिए। बोला यार ये तो सही है। तो वहाँ से मैंने जुआ सीखा अपने घर में से। बचपन से ही आपको पैसों किसकी तरफ अट्रैक्शन थी कि जितना दे रहा हूँ ज्यादा आए? हाँ, एक तो देखो गैम्बलिंग प्लस व्यापार, ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि जब मैंने देखा कि मेरे पापा आज सुबह को 8 बजे तैयार होके सर्दियों में गांधीधाम से कांडला पोर्ट है, जो मेरे ज़माने आज से 20-25 साल पहले इंडिया का 2nd पोर्ट था, ठीक है, 2nd नंबर पोर्ट, आज भी शायद टॉप 5 में होगा। तो उस टाइम पे मेरे पापा 15 किलोमीटर दूर स्कूटर पे जाते थे, आते थे, महीने 3,000 सैलरी थी उनकी, ठीक है। और मैंने जब देखा कि मेरे आजू बाजू में यार वीडियो गेम की दुकानें जो चल रही है, वीडियो गेम था तब 4,000-5,000 की वीडियो गेम आती थी और उसकी कैसेट वैसेट होती थी, और वो 6,000 की चीज़ में बंदा महीने के 6,000 कमाता था, क्योंकि वो हर घंटे का 5 रुपया 10 रुपया लेके रोज़ की 100 रुपये की नोट छाप रहा था, और वो सुबह 8 से लेकर रात के 12 तक चल रहा था। और बच्चे अपने माँ बाप से झगड़ झगड़ के 5-10 रुपये का खेलते थे, और अगर हम घर पे भाड़े पे लाते थे उस वीडियो गेम को तो कुछ घंटे पे अच्छे खासे पैसे देते थे। उसकी कैसेट है उस ज़माने में, आप सोचो, ये मैं बात कर रहा हूँ जब मैं 13-14 साल का था, यानी कि आज से 30 साल पहले, 1994 की बात कर रहा हूँ, 1994 की, कि उस ज़माने में 4,000 की वीडियो गेम थी, ठीक है। मुझे याद इसलिए है कि मेरे पापा की सैलरी 3,000 थी, और मैं 7वीं में पास हुआ था, तो उन्होंने वादा किया था कि लेके दूंगा, और अपनी एक सैलरी से उन्होंने मुझे वीडियो गेम लेके दी थी। तो ग्रेट मैन, तो मुझे याद रह गया वो चीज़। तो मैंने क्या सोचा जब मैंने स्कूल, अच्छा ये स्कूल की भी बात ऐसी है कि जब मैं 8वीं पास कर चुका तो मैं एक दिन सडनली आया घर पे और मैंने बोला भाई मैं कल से स्कूल नहीं जाऊँगा। तो पापा ने सोचा मजाक कर रहा है, बीच बीच में ऐसे करता रहता है तो नहीं जाएगा। फिर जब 6-7 दिन बाद उन्होंने देखा यार ये तो सीरियस लगता है, जा ही नहीं रहा है, तो बोलेगा नहीं जाए सच में? बोला नहीं बिल्कुल नहीं जाऊँगा, मैं दुकान पर बैठूँगा, मैं बिज़नेस करूँगा। और आपको शौक लगेगा, मेरे पापा ने कुछ नहीं बोला, दूसरा कोई फादर होते तो 4 थप्पड़ मार देते, जबकि मेरा बड़ा भाई फार्मेसी कर रहा था। तो उन्होंने बोला कि नहीं, उनको पता नहीं शायद मेरे में दिख गया कि ये व्यापार ज़्यादा अच्छा करेगा। और उस टाइम पे एक्चुअली हमारी दुकान पे या जो भी थी उस पर ज़रूरत भी थी कि भाई कोई बैठे, क्योंकि वो जॉब और दुकान दोनों को मैनेज नहीं कर पा रहे थे। तो मैं बैठा, मैंने बोला आप एक काम करो, आप मेरे पीछे 10-15 हज़ार रुपये लगा सकते हो? तो बोले क्यों, क्या करेगा? तो मैंने बोला मुझे 2 वीडियो गेम लेके दो, एक तो मेरे घर पर पड़ी है जो आपने मुझे दी थी, मैं उसमें चला लूँगा काम, और एक मुझे और लेके दो। और मैं ना कॉमिक्स पढ़ने का बड़ा शौकीन था, राज कॉमिक्स आती थी, नागराज, ये वो सब, डायमंड कॉमिक्स, ये सब, चाचा चौधरी। तो मैं खुद के पढ़ने के लिए कम से कम मेरे पास 500-600 हज़ार कॉमिक थी, और मैं एक दिन में 30-40 पढ़ देता था। तो मैं भाड़ा इतना भरता था कॉमिक का, 50 पैसा एक कॉमिक का भाड़ा होता था, रोज़ की 30 पढ़ डालता था। अच्छा, सोचो, तो 10-15 रुपये तो वो भर रहा था मैं रोज़ के। तो मैंने बोला देखो 500 कॉमिक्स मेरे पास पड़ी है, कुछ दोस्तों से जमा कर ली 100-200, बोला मुझे 2-3 हज़ार की कॉमिक्स लेके दे दो, 2 वीडियो गेम हुए, दुकान अपनी एक बाजू में खाली पड़ी थी जो ऐसे ही खाली पड़ी है, जिसका भाड़ा 1,500 आएगा अगर देंगे तो मैंने बोला खोल दो। तो उन्होंने बोला चलो यार अभी स्कूल तो छोड़ चुका है तो इसको दुकान दे देते हैं। तो उन्होंने मुझे दुकान दी, और शॉकिंगली मैं महीने के 12,000 रुपये कमाने लग गया, मेरे पापा की पगार से 4 गुना।
और 1 महीना नहीं, मैंने 4-5 महीने चलाई और कमा के दिखा दिया उस जमाने में। और ये आप 8th छोड़ने के बाद कर रहे ये हो। मेरी जब एज थी 12-13 साल की या 14 साल की, तब की बात है। बढ़िया बिजनेसमैन स्किल कह सकते हैं कि आपके अंदर उस टाइम पे था ये मतलब तभी ऐसा था, जैसे हमारे यहाँ साता मठम मैंने बताया मेला लगता है, तो फन फेयर में भी मैं 2 दिन के लिए स्टॉल खोलता था, 400-500 कमा लेता था। फिर ये कॉमिक्स की दुकान की, फिर पापा को लगा कि इसमें पोटेंशियल है, तो मुझे ऑयल की हमारी जो पूरी दुकान थी, जिसका मतलब महीने का मतलब उस ज़माने में मैं 30-40 हज़ार का प्रॉफिट करते थे, उसमें भी मुझे जिम्मेदारी दे दी। हालांकि वो बात अलग है, वो आगे के किस्सों में या कभी मेरे वेब सीरीज़ में, कि मैं उस टाइम पे भी जुआ खेलता था, तो जाहिर सी बात है मैं कमाता था, उससे ज़्यादा मेरे पापा का निकाल लेता था। तो उनसे मेरी हमेशा एक टॉम एंड जेरी वाली फाइट चलती थी मेरे फादर के साथ, जो एक बाप बेटे का रिश्ता नहीं था, दोस्तों का रिश्ता था, बट ऑलवेज टॉम एंड जेरी जैसा रिश्ता था हमारा। सर सिंस क्रिकेट की भी आपको नॉलेज है, तो क्या क्रिकेट अंडरवर्ल्ड और प्रोस्टिट्यूशन लिंक्ड होता है? जब दुबई में मैचेस होते हैं, कहीं भी मैचेस होते हैं, क्या प्लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं प्रोस्टिट्यूट्स के साथ? क्रिकेट की इंडस्ट्री में ऐसे देखो तो 27 साल से खेल रहा हूँ, पर अगर एक्टिव बिजनेस में भी गिनोगे तो 10 साल से तो हूँ। 2016 से अगर आप गिनोगे 9 साल, और टिप्पर गिनोगे तो 15-16 साल। मैंने अब तक अंडरवर्ल्ड का एक आदमी मेरी नॉलेज में या दूर, इसलिए नहीं कि कैमरा चालू है, लेकिन वाकई में नहीं देखा। ये सब बातें हवाई है, होता होगा कहीं ना कहीं किसी देश में, जिस देश में आप बात कर रहे हो, ठीक है, हमारे पड़ोसी मुल्क में मे भी वहाँ पे कोई होगा या वहाँ के बोर्ड कोई कंट्रोल कर रहा होगा, लेकिन मेरी जानकारी में तो इंडिया या किसी बोर्ड में ऐसा आज तक देखा नहीं है। ये सब व्यापारी लोग ही चलाते हैं, ये व्यापारी वो लोग ही करते हैं। और ऐसा होता है कि प्लेयर्स के लिए गर्ल्स भेजी जा रही हैं? देखिए ये चीज़ ऐसी है, जिसको हनी ट्रैप बोलते हैं। वो तो जो मैंने आपको टावल कांड बोला, जो इंडिया में चंडीगढ़ में हुआ था, मेरी ये टोटल में कौन सा क्रिकेटर, वो नाम बताने की जरूरत नहीं है, तो वहाँ पे भी हनी ट्रैप था कि IPL हो कि कोई भी हो, कोई भी लीग हो, जब जब ऐसी बातें उठी है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हनी ट्रैप का नाम तो आया ही है। वो क्या होता है, जनरली वो क्रिकेटरों से दोस्ती करती है, फिर बुकी उसको बोलता है कि तू इसके कान में बात कर दे कि ये करोगे। तो देखो आज क्रिकेटर किसी के सामने सीधा बैठ के, आप A ग्रेड क्रिकेटर हो, मैं आके ऐसे ही, वो इमरान हाशमी की मूवी में ठीक है कि मैं ड्रेसिंग रूम में घुस गया और आपको घड़ी ऑफर कर दी कि आपको घड़ी पसंद है, 2 घड़ी दे दूंगा, ये कर लो। ऐसे नहीं होता है, कोई मानेगा भी नहीं। एक सिस्टम होता है कि या तो आपका भाई है, आपका कोई रिश्तेदार है, या फिर कोई एजेंट है जो आपके लिए सारी ब्रांड एंडोर्समेंट कर रहा है। और ये ब्रांड एंडोर्समेंट करने वाले 10 में से 9 लोग दल्ले हैं, वो ऐसे ही काम करते हैं। तो उनको ही पकड़ेगा कोई कि भाई आपका प्लेयर मेरे लिए ऐड कर लेगा, ये कर लेगा, फिर बोलेंगे अच्छा ये भी करवा देगा, तो हाँ होगी तो हाँ बोलेगा, नहीं तो ना बोलेगा। सर लेकिन हम सेंस इतनी ओपनली बात कर ही रहे हैं और आप भी बता ही रहे हो वहाँ के बारे में, तो प्लेयर्स को फिर भी क्यों एसोसिएट करा जाता है कि ये वुमेनाइजर है? और इसके जैसे न्यूज़ ही आती है, सोशल मीडिया पे ही आती है, सुनने को मिल जाता है कि हाँ इसके रूम में फलाना लड़की मिली गई थी, इसको ऐसे सप्लाई किया गया था लड़कियों को। मैंने तो नहीं सुना, सही बताऊं तो नहीं, मैंने नहीं सुना है कि किसी प्लेयर का नाम ऐसी चीज़ में आया है, क्योंकि सच बताऊं तो मैंने तो न्यूज़ चैनल देखे हुए 7-8 साल हुए मैं तो सिर्फ यूट्यूब पे पॉडकास्ट और मूवियाँ देखता हूँ। सर वैसे बीवियाँ ही बोल देते हैं प्लेयर्स की तो कि यार ये वुमेनाइजर था, चीटिंग करते हुए पकड़ा गया। कौन बोलते थे? जिनके डाइवोर्सेस हुए, उनकी वाइफ ही आगे बोल रही हो। अभी जो मैं नाम नहीं लूंगा, 3-4 क्रिकेटरों के डाइवर्स हुए हैं, बरोबर। मुझे नहीं पता कि वो क्रिकेटर कैसे हैं, ठीक है, कैरेक्टर में, क्योंकि मैं इतना तो डीप में इसमें घुसा नहीं हूँ, ठीक है। उसमें से एक प्लेयर तो ऐसा है कि जिसके बारे में हमें उसके ड्रेसिंग रूम में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, ठीक है, आज क्रिकेटर हैं जो उसके साथ खेलते हैं, IPL की टीम में आज भी खेल रहे हैं, जो मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे, मैं आज भी बोलता हूँ, जो मेरे कैफ़े में आते हैं, इवन दुबई में आते हैं तो बहुत सी टीमों के पूरी टीम आती है हमारे क्लबों में, तो बैठने के लिए, शीशा पीने के लिए, खाना खाने के लिए, क्योंकि हमारा तो बिजनेस है, बरोबर। इवन कभी कभी कोई इवेंट होते हैं तो हम लोग तो टिकटें भी करते हैं क्रिकेटरों की। तो हमें इतनी चीज़ें पता है कि कौन सा आदमी कैसा है। एक आदमी इसमें से ऐसा है जो आज भी IPL की टीम में खेल रहा है, और हमारे गुजराती भाई ही हैं ठीक है, तो उनका अगर ऐसा कुछ हुआ है तो हाँ, उनके बारे में मैंने भी सुना है कि वो ऐसे हैं। अच्छा, ऑल राइट। और सर अब हमने इतनी बात कर ली बैटिंग की, टिपिंग की, और वो माँ बहन की गाली दे के बात करते हैं, वो टीम के कैप्टन है IPL में। सर नाम ही ले दो ना, इतने ज्यादा अच्छे कहाँ से है, गालियाँ माँ बहन की देते हैं। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि उसके साथ खेलने वाले प्लेयर ने क्या बोला कि माँ बहन की गालियाँ देते हैं, अच्छा, जो हमारे मिर्जापुर में होती है वैसी, कि कल तू ऐसा करेगा, वैसा करेगा, ऐसा क्यों नहीं किया, ये वो। मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि फिक्सिंग करते हैं, इंस्ट्रक्शन वैसे देते, इंस्ट्रक्शन कि तूने ऐसा क्यों नहीं किया, मतलब एक बदतमीजी से होता ना। और उस टाइम पे टीम का ओनर भी चुप ऐसे खड़ा रहता है, जबकि वो बहुत पैसे वाले हैं, बड़ी बड़ी शादियां करते हैं वैसे लोग। सर वैसे आपको क्या लगता है कि गैम्बलिंग इंडिया में होनी चाहिए लीगल या नहीं होनी चाहिए, और अगर हो गई तो क्या फ़र्क पड़ेगा इंडिया को? देखिए ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मैं चाहता हूँ कि या 100% लीगल हो कोई भी चीज़, या 100% इलीगल हो। जैसे वेपन है, ड्रग्स है, तो 100% इलीगल है, ठीक है। उसमें ये नहीं होना चाहिए इफ्स एंड बट्स, ताकि किसी को पता ही ना चले। अब किसी स्टेट में लीगल है, किसी में नहीं है, और है तो ये नहीं पता है कि फैंटासी कौन सी है, गेमलिंग कौन सी है, प्रोबेबिलिटी कौन सी है, और बेटिंग कौन सी है।
ठीक है, और ऑनलाइन कसिनो कौन सा है, ऑफलाइन कौन सा है। तो ये होने के अच्छा इससे फर्क क्या पड़ेगा, पहले मैं समझाता हूँ कि जितने भी टॉप जीडीपी वाले देश हैं, ठीक है, उसमें से आप 5-7 देश देखोगे जिन्हें बिलियंस में हर महीने हर साल टैक्स आता है। तो एक तो इससे क्या हो जाएगा कि आपके देश में से बहुत सारे केस कम हो जाएंगे, क्योंकि जब चीज़ लीगली है तो इलीगल करने के लिए रोज आपको जेल भरो अभियान नहीं करना पड़ेगा, रोज इतने सारे कागज नहीं भरने पड़ेंगे, कोर्ट का लोड कम होगा। अब ये लोड कम होगा तो कोर्ट जो है रेप केस सॉल्व करेगी, मर्डर केस सॉल्व करेगी, जो रियल केस है कि जिनके लिए लोग तड़प तड़प के मर जाते हैं उनका नंबर नहीं आता। और यहाँ पे आप देखोगे ये 12 लोग जुआ खेल रहे थे, 3 पत्ती खेल रहे थे, इसकी तारीख लग रही है, भाई ये आधा घंटा कीमती है, किसी की जान जा रही है, उसको काम आ सकता है, तो ये केस कम हो जाएंगे। दूसरा क्या होगा कि इन पैसों से अगर ये लीगल हो जाता है तो प्रमोशन करने वाले लोगों को काम मिलेगा, हजारों लाखों लोगों को काम मिलेगा, जो अभी रेगुलेटरी नहीं है, जो अभी इलीगल काम कर रहे हैं सारे लीगल काम करेंगे, वाइट इनकम होगी, देश को टैक्स भी तो मिलेगा, उनका इनकम टैक्स बनेगा। आज मान लो कि कोई आदमी 1 लाख पगार में काम कर रहा है, साल का 12 लाख रुपए कमा रहा है, लीगल होने के बाद उसकी प्रमोशन हो गई तो 20 लाख का टैक्स किसको जाएगा, गवर्नमेंट को जाएगा। और प्लेयर का भी क्या फायदा होगा, अभी क्या हो रहा है, रेगुलर नहीं है, चलो हम सब तो बड़ी ब्रांड है, किसी का पैसा नहीं खा रहे हैं, अभी कोई भी आदमी है टेलीग्राम में ग्रुप बना दिया, एक छोटी सी बुक खोल ली, 4 इन्फ्लुएंसर को 20-20 हज़ार दे दिया, उसकी ऐड देख ली, 5% बोनस, 10% बोनस, एक गरीब आदमी ने अपने 10,000 डाल दिए, वो जीत गया तो ठीक है, अब मतलब कि वो हार गया तो बुक ही ने ले लिए, और अगर जीत गया तो उसको ब्लॉक कर दिया, तो उसके पैसे क्यों चले गए। कल को सब अगर रेगुलर हुआ तो वो मांग सकता है ना हिसाब के, भाई मैं टैक्स भर रहा हूं तो मुझे इससे पैसे लेके दो। और उस टाइम पे क्या बड़े हाथी बचेंगे या ऐसे लोग बचेंगे या कॉर्पोरेट लोग बचेंगे जो आज कंपनियां रन कर रहे हैं कि जो ढंग से इस धंधे को चलाएंगे, तो ये कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा। कब तक हम कन्फ्यूजन में जिएंगे, कोई भी चीज़ को आप कब तक बीच में लटका हुआ रख सकते हो जब आपने हर चीज़ को लेके फैसला ले रखा है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब, बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।